अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं एमएसटी एकेडमी। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 की बुक एक्सरसाइज। इसमें हम डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। जैसे कि हमने अपनी रिसेंटली वीडियो में इस चैप्टर के सारे लॉन्ग डिटेल से बता दिए थे जो कि विद इन रीडिंग में से आ सकते हैं। आज हम वो लॉन्ग भी पढ़ेंगे जो कि बुक एक्सरसाइज के हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज। तो इन विच पीरियड एंड ग्रुप्स विल यू प्लेस द एलिमेंट्स विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल के रिलेटेड आपको पता है सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो मोस्टली यूज़ होता है। तो आप इसको किस ग्रुप में प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल में? तो ये 3rd पीरियड में और 14 ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल की आउटर मोस्ट शेल में क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट चांस है कि ये इस दफ़ा पेपर में आएगा, और ये है NDX और NS2, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है इस वजह से इनका आखिरी शेल D ऑर्बिटल में आएगा। नेक्स्ट आपके पास है विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है इन चारों में से? सोडियम है। अ येलो सॉलिड एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल्स फ्यूल। कौन सा येलो सॉलिड एलिमेंट्स है जो फॉसिल्स फ्यूल में भी पाया जाता है? उसका नाम क्या है? सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन आउट। नाइट्रोजन जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? तो आपने बताना है कि ये आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। उसके बाद विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो फ्लोरीन, क्योंकि साइज छोटा है, टॉप पे आता है, इस वजह से ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है। उसके बाद विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? तो सोडियम का ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ क्या है? स्मॉल है, तो अट्रैक्शंस जो हैं वो इन दूसरों की निस्बत मजबूत होंगी। द एलिमेंट्स हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कौन सा यहाँ पे ग्रुप है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बहुत कम है? तो वो आपके पास है ग्रुप 1 के। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। वो कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही हम क्यों एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं? तो याद रखिएगा बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, क्योंकि ये हर एलिमेंट के लिए फिक्स होता है। एंड इट रेगुलरली चेंजेस फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। और दूसरी बात क्या है कि ये तरतीब के साथ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। जो लफ्ज पीरियोडिक है इसकी अहमियत क्या है? तो द वर्ड पीरियोडिक सिग्निफाइज दी, ये क्या बताता है? रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? एलिमेंट्स की, वो रिपीट होती हैं। ठीक है, रिपीट होती हैं यानी दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं सेम प्रॉपर्टीज। कब? एट रेगुलर इंटरवल, एक खास वक्फे के बाद। कब? जब आप इन एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं, व्हेन दे आर अरेंज, जब आप इनको तरतीब देते हैं अपने उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। यानी कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर आप तरतीब देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक खास वक्फे के बाद रिपीट हो जाती हैं, यानी कि जो पहले की थी वही उस एलिमेंट की भी हो जाती हैं। तो इसको सिग्निफाई करता है वर्ड पीरियोडिक। नेक्स्ट है व्हाई डज द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे हम पीरियड में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्यों इंक्रीज होता है? तो याद रखिएगा एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम
ये रॉन्ग लिखा गया। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। क्यों? बिकॉज न्यू शेल इज बीइंग एडेड, कि एक नया शेल ऐड हो जाता है सक्सेसिव पीरियड में। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो हर पीरियड में एक क्या शेल ऐड होता रहता है, नया शेल आ जाता है। और जो उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो शील्ड कर लेते हैं, ढांप लेते हैं। यानी उनकी ताकत, उस न्यूक्लियस की ताकत वहां तक कम हो जाती है। यानी कि ये आप देखें ना, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है तो ये इसके अंदर अभी एक ही शेल है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं नीचे जाऊं, इसके नीचे जो एलिमेंट होना है वो है कि ये उसका ये एक शेल, फिर ये उसका दूसरा शेल, अब इसका इलेक्ट्रॉन ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो इसको डायरेक्ट खींचेगा, लेकिन यहाँ पर जब न्यूक्लियस इसको खींचेगा तो दरमियान में ये एक शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो उसकी ताकत को कम कर देंगे। यही बात वो कह रहा है कि वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे तो दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो उसकी ताकत भी कम होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वाई इट इज सो। वो कहता है कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं ना ऊपर से नीचे, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर आखिरी शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो आपने कहना है बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। कहाँ पर? इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उनके आखिरी शेल के अंदर। ठीक है, फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। नेक्स्ट है डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, कि क्या कैल्शियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो आपने कहना नो, कैल्शियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बल्कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक अल्कली मेटल है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे क्या होती है? कम होती है कैल्शियम से। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा है, और कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस तीसरे पीरियड में कम है? ठीक है, तीसरे पीरियड में किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और किसका कम है? तो सोडियम का तीसरे पीरियड में एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शुरू में आ जाता है। आपको पता है जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, पहले एटम का साइज़ बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, एटम का साइज़ कम होता जाता है। तो सोडियम शुरू में आता है, इस वजह से इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है 186 पिकोमीटर, जबकि एंड पे क्लोरीन आता है, नोबल गैसेज को निगलेक्ट करके क्लोरीन जो है उसका क्या आता है 79 पिकोमीटर। नेक्स्ट मेरे पास है वाई आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6 एंड 7 पीरियड। वो कह रहा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो 6 और 7 ग्रुप में आते हैं। तो ये क्यों है? तो बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू देयर हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, साइज छोटा होने की वजह से और हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पे। इस वजह से वो जो एलिमेंट होते हैं वो लास्ट पे आते हैं, यानी 6-7 ग्रुप में। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सेकेंड वन, गिव रीजन। के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो सोडियम की है, कैल्शियम मैग्नीशियम की है, वो कम होती है, जबकि जो सेकंड वाली होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? तो आपने याद रखना है कि जब ये देखें, ये आपके पास एक एटम है ना, और उसके पास ये एक शेल है, ये दूसरा शेल मैग्नीशियम, तो ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। वो कह रहा है कि जब आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेकिन जब दूसरे को निकालने लगेंगे
इसी शेल में, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका रीज़न ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो एटम की जो बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर ताकत बड़ी मजबूत हो जाती है। वो कहता है कि एक तो चला गया है, अब बाकियों को मैं नहीं जाने दूंगा। तो इस वजह से जो फिर उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ताकत ज़्यादा देनी पड़ती है, उससे छीनना पड़ता है। ठीक है, तो ये यही आंसर लिखा हुआ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लेस होती है, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लफ्ज अट्रैक्शन होना है यहाँ पे, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकमिंग इंक्रीजेज, कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। नीचे आपने दो इक्वेशंस हैं वो गलती से मिस हो गई हैं, तो आपने वो दो इक्वेशंस लाजमी लिखनी है उनकी वैल्यू के साथ। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, उनमें मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि फ़र्ज करें सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर, एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, तो वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट, तो आपको उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखेंगे। तो टू प्लेस अ न्यू एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में इस न्यू एलिमेंट को प्लेस करने से पहले वी फर्स्ट डिटरमाइन, हम पहले देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखने के बाद हम न्यू एलिमेंट्स वुड बी प्लेस्ड, उसको हम पोजीशन देंगे पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। ठीक है, कि उसको पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है, और क्या आप उसको उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दे सकते हैं। तो याद रखिएगा एलिमेंट जो है ना पहला वो है हाइड्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हाइड्रोजन के अंदर से आप एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, H पॉजिटिव। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तब क्या बनता है, H नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एक प्रोटॉन बनेगा और दूसरा हाइड्राइड बनेगा, हाइड्राइड आयन। अच्छा, वो कह रहा है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है उनका एटॉमिक रेडियाई ये तरतीब से है, बोरॉन का 88 और एल्यूमिनियम का 125 पिकोमीटर। तो बताएं इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा। तो आपने याद रखना है जिसका साइज़ बड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। तो एल्यूमिनियम का क्योंकि साइज़ बड़ा है, साफ नज़र आ रहा है उसका 125 है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का ये एक फार्मूला होता है। ये क्या होता है कि ये अगर आपके पास एक एटम ये है और दूसरा उसके साथ इस तरह बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इनका ये जो दरमियान में फासला है ना, यहाँ इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ कि ये जो दरमियान में फासला है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई के जो दरमियान फासला है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक का एटॉमिक रेडियस आ जाता है। ठीक है, ये एक का ये वाला एटॉमिक रेडियस आ जाता है। तो इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम जो हैं उनके डिस्टेंस को आप लेंगे एंड डिवाइडिंग दैट डिस्टेंस बाय 2, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये पीछे शादी वगैरह चल रही है, इस वजह से आपको थोड़ा सा शोर महसूस हो सकता है। तो अभी तक तो खैर वो दूर ही हैं, लेकिन उनके आने से पहले पहले मुझे वीडियो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो मेरी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो बुक एक्सरसाइज के हैं। पहला लॉन्ग है कि विच इन्फॉर्मेशन नीडेड टू लोकेट द एलिमेंट, कि अगर एक एलिमेंट आपके पास है उसको पोजीशन पर लोकेट करने के लिए आपको क्या चीज़ें दरकार हैं। अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, ठीक है, इफ़ यू डू नॉट नो इट्स एटॉमिक नंबर, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता तो क्या एटॉमिक मैस इस काम के लिए मददगार होगा कि नहीं होगा।
तो टू लुक एट एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को देखने के लिए विदाउट नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर देखे बगैर, वी नीड टू नो द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हम जान सकते हैं बाई नोइंग द एलिमेंट्स नेम और सैम्बल, या एलिमेंट्स का नाम और सैम्बल, या एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड, या एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हमें पता चल जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है, या बाय नोइंग वेदर दी एलिमेंट इज़ मेटल, या ये भी पता चल जाए कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, या उसकी फैमिली का नाम पता चल जाए, या वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है ये पता चल जाए, या उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है रूम टेम्परेचर पे ये पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपके पास एटॉमिक मैस है ना, तो ये भी मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। क्यों? बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ बेस्ट वे टू लोकेट एन एलिमेंट, लेकिन ये एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, बेहतरीन तरीका नहीं है एटॉमिक मैस जो है। नेक्स्ट हमने ये ब्लॉक वाला लॉन्ग हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसी तरह ये एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी का लॉन्ग है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह का ये है कि 4 मेटल्स के नाम बताने हैं, नॉन मेटल्स के। ये दूसरा नाउन लिखा गया है, ये NON आना है, नॉन मेटल्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनके नाम। तो एक कार्बन है, एक फास्फोरस है, एक सल्फर है और एक आयोडीन है। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ केमिस्ट। तो इस पे कमेंट करें कि इसका फ़ायदा क्या है। पीरियोडिक टेबल को वो कह रहा है कि ये केमिस्ट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं अगर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियड और ग्रुप में अरेंज है, जिससे उनके बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल हेल्प करता है स्टडी करने के लिए किन को? ट्रेंड्स को, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, मेटालिक करैक्टर हो गया। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो दिस टेबल गिव मी स्टूपिड माइंड होल डिफरेंट एलिमेंट्स। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस टेबल हेल्प अस हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये वाइस टाइप है, इस वजह से वो दरमियान में मिस्टेक आ गई है। दिस टेबल हेल्प अस, ये टेबल जो है ये हमारी मदद करता है कि हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स विल रिएक्ट विद ईच अदर, कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। दिस पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ गाइड, ये गाइड प्रोवाइड करता है फॉर डिस्कवरी एंड प्लेसमेंट ऑफ न्यू एलिमेंट्स, कि न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी कैसे और इसको किस जगह पे रखना है। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल हेल्प अस टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो कि आगे इक्वेशन को बैलेंस करने में बड़ा फायदेमंद होता है। आखिरी हमारे पास है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करना है। तो याद रखिएगा, इन दिस टेबल जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, इसमें हमने एटॉमिक मैस की बुनियाद पे तरतीब दी थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की थी। इसके अंदर 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड थे, जबकि इसके अंदर 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे। इसके अंदर आइसोटॉप्स की पोजीशन को, यानी आइसोटॉप्स को कहाँ पे रखना है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। ठीक है, उसके अंदर कोई उसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर उसने कहा कि आइसोटॉप्स को अलग रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यानी रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद है कि ये टेबल जो है जब बनाया गया उस वक्त नोबल गैसेस इन्वेंट ही नहीं हुई, नोबल गैसेस के बारे में पता ही नहीं था,
जबकि इसके अंदर नोबल गैसेस को इंक्लूड किया गया और वो भी ग्रुप नंबर 18 के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 की अब वीडियो बनाएंगे और वो भी वन शॉट में, क्योंकि आपको पता है उसमें से लॉन्ग तो है नहीं, हम डायरेक्ट उसके अंदर से सिंपल से MCQs शॉर्ट और जो बुक एक्सरसाइज है उसको ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा जो चैप्टर नंबर 8 है इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट अगर कवर हो जाएं, या उनको सारे चैप्टर्स के जो शॉर्ट हैं उनको मैं इकट्ठा अलग अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।